फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं आपसे वेनेजुएला की इस घटना को शेयर करना चाहता हूं। उस दिन मैंने पहले तो रात में न्यूज़ में देखा, फिर मैंने सुबह होकर जब न्यूज़पेपर में जब एक प्रेसिडेंट को बंदी बनाकर ले जा रहे जस्ट आफ्टर एन एब्डक्शन, मतलब ऐसा हुआ कि किसी अपराधी को हिरासत में लिया गया हो और हिरासत में लेकर उसे एक एरोप्लेन पर लेकर इस तरह से ले जाया जा रहा हो जैसे दुनिया के सबसे बड़े डॉन को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। मैं जब सुबह होकर क्लास लेने गया तो अपने स्टूडेंट को कहा कि मैं सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर देखा तो मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। मतलब 10 to 15 मिनट्स में बिल्कुल मैं उस दृश्य को ही देखता रह गया और हमें ऐसा महसूस किया कि हु इज द गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड ऑर्डर का क्या होगा? इज इट द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर? क्या यह वर्ल्ड ऑर्डर के खात्मा की घोषणा है? मैं मानता हूं कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो बिल्कुल अनपॉपुलर लीडर था। अपने देश में भी उसे बहुत पहचान नहीं थी। इलेक्शन रिगिंग का उस पर आरोप था, फंड मिसमैनेजमेंट का आरोप उसके ऊपर था। लेकिन ये सारी बातें तो वेनेजुएला का इंटरनल मैटर था और एक किसी इंडिपेंडेंट नेशन के हेड ऑफ द गवर्नमेंट को, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, कोई बाहर का कोई पावर उसे बंदी बनाकर अपराधी की तरह ले जा रहा हो, ये दृश्य वर्ल्ड में आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखने को मिलेगा। हाँ, इराक में देखने को मिला था, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी कहानी उसके पीछे थी। 1991 का खाड़ी संकट था, फिर सद्दाम हुसैन को ग्रेजुअली वहां से इजेक्ट किया गया हुआ था। उसमें 28 देशों की भागीदारी रही थी और 2003 में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी शामिल था। हालांकि यूएनओ ने कम से कम न्यूक्लियर हथियार के मामले में इराक के सद्दाम हुसैन को क्लीन चिट दिया हुआ था। मैं आपको यह भी बताऊं कि जो इराक में हुआ वह भी कोई प्रशंसनीय नहीं है, उसकी भी उस समय आलोचना हुई थी। और हमारे इस ऑडियंस को पता नहीं होगा कि 2011 में आगे चलकर, मतलब बहुत आगे चलकर, जब सद्दाम हुसैन को दंड मिला तो उसे कैपिटल पनिशमेंट या डेथ सेंटेंस मिला। वह बात भी दुनिया को नागवार गुजरी। लेकिन जो माडुरो के कंटेक्स्ट में जो हुआ लैटिन अमेरिका वेनेजुएला में, वो तो बहुत चौंकाने वाली घटना है। आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं ऑडियंस ईमानदारी से इस बात को शेयर करने के लिए कहता हूं कि क्या वो दृश्य किसी भी इंडिपेंडेंट सिटीजन के लिए या जो वर्ल्ड ऑर्डर के प्रति जिसको थोड़ी भी सिंपैथी है उसके लिए बहुत कष्टकर घटना नहीं थी जो हुआ। 41 बार अब तक लैटिन अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सरकार परिवर्तन किया। 41 टाइम्स गवर्नमेंट को वहां चेंज किया गया है, जो अपने आप में इतिहास है। लेकिन शायद इतना विवश दृश्य जिसमें किसी प्रेसिडेंट को अपराधी की तरह उठाकर ले जाया जा रहा हो, यह संभवतः पहला दृश्य है। देखिए, अब कहां से शुरू करें, तो मैं 2-3 चीजें इसके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक यह कि कहते हैं कि यह मुनरो डॉक्ट्रिन, उसके लिए एक डॉन रो डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। आप न्यूज़पेपर में एक डॉन रो डॉक्ट्रिन भी सुनेंगे। उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। जेम्स क्विंसी, बस उसी मुनरो, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जेम्स मुनरो है, उसका सेक्रेटरी है और उसका नाम है जेम्स क्विंसी। और वही जो जॉन क्विंसी है, उसी का जो डॉक्ट्रिन है वह डॉक्ट्रिन क्विंसी ने दी है, जिसका श्रेय मुनरो को मिलता है। तो इसलिए उसको मुनरो, मतलब कि डॉन रो कहते हैं। डॉन रो उसी के शॉर्ट फॉर्म के रूप में कहते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो तथाकथित मुनरो या डॉन रो डॉक्ट्रिन है, इसका जन्म 1823 में हुआ था और वह तब हुआ था जब यूरोपीय शक्तियां ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हस्तक्षेप किया था। यानी पश्चिमी तट पर
यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में तो नहीं, लेकिन लैटिन अमेरिका में जब पश्चिमी देशों के द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया था, उसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह की है कि स्पेन के कुछ उपनिवेश थे जो लैटिन अमेरिका में थे, और उसने स्वतंत्रता की घोषणा की। तो उस समय एक लोकल लीडर का इमरजेंस हुआ था, और उस लोकल लीडर का नाम था साइमन बोलीवर, जो मिलिट्री कमांडर था। उसी के नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ, उसी विद्रोह को दबाने के लिए जब यूरोपीय, उस समय एक कंसर्ट ऑफ यूरोप, मतलब यूरोपीय देशों का गठबंधन था, जिसका नेता हुआ करता था प्रिंस मेटरनिख। विश्व इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसका नाम पढ़ेंगे। तो उसी ने योजना बनाई थी कि यूरोपीय आर्मी जाएगी और लैटिन अमेरिका के इस स्पेनिश उपनिवेश के विद्रोह को दबाएगी। इसी पर ब्रिटेन के ही प्रोत्साहन पर यह मुनरो ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट मुनरो ने 1823 में वह प्रसिद्ध सिद्धांत दिया था कि लैटिन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा है, और अगर कोई बाहरी शक्ति उसमें हस्तक्षेप करेगा तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप होगा। ये तो चलिए एक पहलू है। तो कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने वही मुनरो डॉक्ट्रिन या डॉनरो डॉक्ट्रिन को पुनर्जीवित किया है, तो ठीक है। और उसमें एक शब्द और भी जोड़ा जाता है, ट्रंप कोरोलरी। ट्रंप ने उसमें एक नया और भी अध्याय जोड़ दिया है, जो हमें देखने को लैटिन अमेरिका में मिलता है। पनामा नहर पर क्लेम करना, लैटिन अमेरिकन के देशों में जिस तरह से वेनेजुएला पर क्या आरोप लगाया गया, तो ड्रग ट्रैफिकिंग का, और ड्रग ट्रैफिकर के रूप में उसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग तो इसका बहाना है, पूरी दुनिया इसको जानती है कि भाई इस ड्रग ट्रैफिकिंग की आड़ में संयुक्त अमेरिका की निगाह कहीं ना कहीं वेनेजुएला के मिनरल रिसोर्सेस पर है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आइटम है वेनेजुएला का ऑयल, क्योंकि आज वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। लेकिन हाँ, वेनेजुएला अभी उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ का जो तेल भंडार है, उसका जो ज्योग्राफिकल टेरेन है, उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, कुछ ऐसा है कि उसको उस सोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उस सोर्स के, वहाँ के तेल के दोहन के लिए जो तकनीकी की आवश्यकता है, वेनेजुएला नहीं जुटा पा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की निगाह वहाँ थी, रूस भी वहां पहुंचा हुआ था। रूस ने अपने कुछ सैनिक विशेषज्ञ भेजे थे, जो वेनेजुएला की सेना को ट्रेनिंग दे रही थी, और चीन के साथ उसके गहरे आर्थिक संबंध थे। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी दोनों के संपर्क बढ़ रहे थे। और इधर धीरे धीरे चीन का जिस तरह से प्रभाव लैटिन अमेरिका पर बढ़ रहा था, आप जानते हैं कि चीन का जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो एक कार्यक्रम है, आप उसके बारे में जानते होंगे कि दुनिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार वह लैटिन अमेरिका में भी करना चाहता है। तो इन सब बातों से डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्रभावित हुए, और धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप दुनिया से अपने आप को निष्कासित करते हुए, निकालते हुए वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ आने लगे, यानी पश्चिमी गोलार्ध की तरफ आने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने पश्चिम की तरफ, अपना लैटिन अमेरिका की तरफ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना तक कि पश्चिम एशिया से भी अपने आप को निकालने की कोशिश की है। उसने अपने आप को अब इंडो पैसिफिक रीजन से भी उसकी दिलचस्पी कम हो रही है। अगला क्वाड की बैठक में ना शामिल होने का भी निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे यूरोप से तो पूरी तरह लगभग निकल चुका है। उसने यूक्रेन और रशिया के वॉर में वहीं तक उसकी दिलचस्पी है जब तक यूक्रेन के मिनरल भंडार पर उसका नियंत्रण ना हो जाता। तो यही उसकी कुल विशेषता है, और कुल उसका जो प्रयास है वह है कहीं ना कहीं अमेरिकी आर्थिक हितों का संवर्धन, और उसके लिए वो हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स है, इंटरनेशनल नॉर्म्स है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, उसको भंग करने के लिए वो तैयार है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में नियम हो या जियोपॉलिटिकल क्षेत्र में हो। तो ये हुआ एक पहलू, यानी कुल मिलाकर बात आई वेनेजुएला के आयल पर। उसने घोषणा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब वेनेजुएला का जो प्रशासन होगा वो अमेरिकी देखरेख में होगा, और जाहिर है कि उसका प्रयास है एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की। पहले तो
वाइस प्रेसिडेंट पर दांव खेला जा रहा था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत प्रो ट्रंप नहीं लग रहा है, इसलिए किसी दूसरे कैंडिडेट का चयन हो सकता है। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू यह है कि मैंने जो ये दृश्य देखा, जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर फील किया, और जो आपका जो जनरेशन है उस घटना को इतिहास में तो जरूर पढ़ता होगा, लेकिन उस घटना को जानता नहीं होगा। हालांकि मैं भी उसका चश्मदीद गवाह नहीं हूं, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये दो घटना जब मैंने वेनेजुएला की इस घटना को मैंने देखी, तो उसके बाद मेरे जेहन में एक इससे मिलती जुलती दूसरी घटना लैटिन अमेरिका में कौंध गई। वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। हुआ ऐसा कि जैसे आप वेनेजुएला देखते हैं तो आप मानचित्र पर जाइए, तो आप देखेंगे कि कैरिबियाई यानी लैटिन अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में आपको वेनेजुएला दिखेगा, और ठीक लैटिन अमेरिका के दक्षिण में उससे थोड़ा हट के एक उससे भी छोटा सा आपको राष्ट्र दिखेगा जिसका नाम है क्यूबा। 1898 में स्पेन को पराजित करके स्पेन के उपनिवेश से क्यूबा को आजाद करवाया था संयुक्त राज्य अमेरिका। और 1898 से लेकर 1994 तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुनरो सिद्धांत के तहत जी भरकर लैटिन अमेरिका में मनमानी की थी। तो मैं आपको बताऊं कि जो क्यूबा है, उस क्यूबा की एक घटना है कि 1959 में वहां पर क्यूबा की जो सरकार थी वो प्रो अमेरिकन सरकार थी, और वह प्रो अमेरिकन सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका की क्यूबा में पूंजी निवेश था, उसके बहुत सारे कंपनी में सब कुछ। उसी में गुरिल्ला लीडर का उद्भव हुआ था जिसका नाम था फिदेल कास्ट्रो। आप लोगों ने नाम सुना होगा। और आप लोग अगर वैसे भी आप जाओगे, आप अगर कोई भी सीरियस अगर शीत युद्ध के उस दौर की बात अगर आप देखो, तो उसमें आपको एक घटना मिले, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट। ये बहुत चर्चित घटना रही है। इसका कहीं ना कहीं भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है, इसलिए क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट को हम लोग भूल नहीं सकते। ये शीत युद्ध की घटना है। मैं इसको इसलिए इस घटना से जोड़ रहा हूं कि वेनेजुएला से मिलती जुलती ये घटना है। और जब मैंने वेनेजुएला की इस घटना को देखा तो मैं इतना शॉक्ड हुआ कि मुझे लगा कि ये तथाकथित मल्टीपोलर वर्सेस यूनिपोलर वर्ल्ड से, यानी ये तथाकथित बहुध्रुवीय बनाम एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से तो कहीं ज्यादा अच्छा वो शीत युद्ध था, जिसको हम बाइपोलर या दो ध्रुवीय कहते हैं। क्योंकि उस समय अगर अमेरिका खड़ा होता तो संयुक्त अमेरिका के अगेंस्ट में एक शक्ति खड़ी होती, जिस शक्ति का नाम सोवियत रूस था। तो क्या था कि संयुक्त राज्य अमेरिका तो आप जानते 1823 से मुनरो सिद्धांत के तहत किसी बाहरी शक्ति को वहां जाने नहीं दे रहा था। ये तथाकथित जो आप देखते हैं जो लैटिन अमेरिकन क्षेत्र है, तो उसी में क्या हुआ कि 1959 में वहां पर गुरिल्ला लीडर फिदेल कास्ट्रो का उद्भव हुआ, जिसने प्रो अमेरिकन सरकार का तख्ता पलट दिया और सरकार पर कब्जा कर लिया। सरकार पर कब्जा कर लिया वहां तक तो गनीमत है। उसने एंटी अमेरिकन पॉलिसी अख्तियार करनी शुरू कर दी। जितना भी अमेरिकन वहां पर जो क्यूबन कंपनी थी जिसमें अमेरिकन कैपिटल लगा हुआ था, उस क्यूबन कंपनी के अमेरिकन कैपिटल को पर उसने उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसकी पूंजी तक जब्त कर ली। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में खलबली मच गई और संयुक्त राज्य अमेरिका इसको सहन करने के लिए तैयार नहीं था। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने तुरंत एक्शन लिया। पहले तो उसके विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी लाई, वहां से जो चुकंदर और चीनी का आयात होता था उसमें कटौती की। लेकिन उसके बाद भी वो शांत नहीं हुआ, तो CIA के थ्रू उसने उस पर जानलेवा हमला पिग आइलैंड में करवाया। लेकिन फिडेल कास्ट्रो उसमें भी बच गया। अब फिडेल कास्ट्रो को भय सताने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि अमेरिका हमारा काम तमाम कर दे, क्योंकि छोटा सा देश क्यूबा, वो भी अमेरिका से मात्र 90 किलोमीटर दूर, वो उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। तो उसने तुरंत सोवियत रशिया, शीत युद्ध चल रहा था और सोवियत रशिया में उस समय आप जानते हो कि वहां का प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव और वही कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर, तो तुरंत उसने निकिता क्रुश्चेव से वार्ता की। और निकिता क्रुश्चेव को भी एक मौका मिला, क्रुश्चेव को, कि अच्छी बात है, इससे पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑलरेडी यूरोप में अपना आधार बनाया हुआ है और हमारे घर के पिछवाड़े यानी तुर्की में उसने अपने न्यूक्लियर प्रक्षेपास्त्र जुपिटर लगा चुके हैं और क्यूबा में हमारा कहीं पांव नहीं जम रहा। जब उसको एक तरह से निमंत्रण आया क्यूबा से, जो अमेरिका से मात्र 90 किलोमीटर दूर है, तो कहीं ना कहीं क्रुश्चेव को यह लगा कि चलो ये हमारे लिए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है। बस तुरंत उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोनों में एक गुप्त समझौता, गुप्त दोस्ती हो गई। और उसी दोस्ती के तहत सोवियत रशिया ने अपना मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में लगा दी। ये सारी
काम बहुत गुपचुप तरीके से हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका को पता न चले, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के इंटेलिजेंस ने इसे जान ही लिया। और जिस समय जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को को सूचना मिली, तो जॉन एफ कैनेडी आग बबूला हो गया। उसने तुरंत यहां से घोषणा की, तुरंत उसने ऐलान किया, क्यूबा को खबर भेजी, कहा कि देखो ऐसा है कि आप तो इस न्यूक्लियर मिसाइल से हाथ ही धोगे। और उसने सोवियत रशिया को भी, यानी ख्रुश्चेव को उसने सूचना भेजी। उसने कहा ख्रुश्चेव को, एक तरह से चेतावनी दी कि आप अविलंब यहां से उस मिसाइल को, प्रक्षेपास्त्र को आप हटाओ, क्योंकि आपके द्वारा जो लगाया गया प्रक्षेपास्त्र है वह मुनरो सिद्धांत के खिलाफ है। इस पर ख्रुश्चेव ने कह दिया, जवाब दिया उल्टा, कह रहे उस मिसाइल को हटाना क्या, मैं आपको दूसरा मिसाइल और भी मिसाइल लगाने जा रहा हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा मैं इसे रोकूंगा। उसके बाद बड़ी ड्रामेटिक घटना हुई जिसकी गहराई में हम नहीं जाना चाहेंगे। सोवियत रशिया के शिप पर मिसाइल लेकर सोवियत रशिया के शिप इधर से चले, अटलांटिक महासागर में अमेरिकन शिप परमाणु प्रक्षेपास्त्रों से लैस होकर उसका रास्ता रुका। आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन हुआ और लगा किसी समय अब एक फुल फ्लेजेड परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। पूरा विश्व सन्न था। तब तो उस समय आप यही समझ सकते हो कि उस समय वो स्थिति नहीं थी आज की तरह। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं तो इसका तो और भी लोगों के मन में भय पैदा करती। तब रेडियो का जमाना था। खैर एनीवे, जब निकिता ख्रुश्चेव जो बिल्कुल निकट आ गया, तब उसने अपने जो कमांडर है उसको आदेश दिया कि आप शिप को वापस ले लो। शिप को वापस ले लिया, एक ट्रेजेडी टल गई। फिर उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को एक पत्र लिखा कि भाई चलिए ऐसा है कि क्यूबा अगर आपका गलियारा है, आप कहते हो मुनरो सिद्धांत के अनुसार, तो फिर तुर्की भी तो हमारा गलियारा है, तो वहां पर आपने क्यों मिसाइल लगाया हुआ है। तो खैर वो सब तो अपना बहस चलता रहा। सबसे बड़ी बात यह हुई कि रूस ने एक शर्त अमेरिका से चुपके से एक डील किया कि हम अपना मिसाइल क्यूबा से हटा लेंगे, बशर्ते आप ये प्रॉमिस करिए और हमें पूरी एश्योरेंस दीजिए कि भविष्य में संयुक्त राज्य अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। जानते हैं आप, और यह प्रॉमिस अमेरिका को निभाना पड़ा। फिडेल कास्ट्रो बुढ़ापे तक दहाड़ता रहा क्यूबा में, लेकिन क्यूबा को संयुक्त राज्य अमेरिका ने टच नहीं किया। आज वेनेजुएला का कोई रक्षक नहीं था। चाइना और रशिया ने इस कदम की आलोचना जरूर की, लेकिन रूस और चीन वेनेजुएला को बचाने के लिए सामने आने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि मैं आपको यह भी बताऊं कि फिडेल कास्ट्रो और निकोलस माडुरो की सिचुएशन में फर्क भी है, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो आफ्टर ऑल क्यूबा का एक पॉपुलर लीडर था, उसको पॉपुलर सपोर्ट था। लेकिन निकोलस माडुरो को पॉपुलर सपोर्ट होने से रहा क्योंकि इन पर बहुत तरह के चार्जेज है। अब डायरेक्ट ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो यह कहना तो प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। ये तो एक साजिश भी हो सकता है उसको चार्ज देने के लिए, लेकिन इसके अलावा एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो सक्सेसफुल नहीं है। जबकि फिडेल कास्ट्रो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल था और अपने ऑपोजिशन को ऑलरेडी दबा चुका था। यहां पर ऑपोजिशन काफी रेडी है उसके अगेंस्ट में। लेकिन जब उसको मैं उठाकर जब जहाज पर ले जा रहा था और अमेरिका ने जब उसका एब्डक्शन किया एक अपराधी की तरह, हाथ में जंजीर बांधे हुए, आंखों में ब्लैक चश्मा लगाए हुए, क्या दृश्य था। मुझे वही ध्यान आ गया कि आज अगर कोई सोवियत रशिया और ख्रुश्चेव होता जो फिडेल कास्ट्रो के साथ खड़ा था। हालांकि फिडेल कास्ट्रो इस बात से इतना नाराज हुआ ख्रुश्चेव से, क्योंकि परमाणु हथियार उसने वापस ले लिए, परमाणु मिसाइल, कि जीवन भर उसको सोवियत रशिया पर भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन सोवियत रशिया ने अनजाने उसकी बहुत बड़ी रक्षा कर दी, जबकि यह बात लागू नहीं हुई वेनेजुएला पर। तो खैर ये तो दूसरी चीज है। अब लास्ट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका मैसेज क्या जाता है। मैसेज यह जाता है कि इस दुनिया का कोई गार्जियन नहीं रहा। अभी चीन के जहाज चौतरफा ताइवान को घेरा हुआ है। ताइवान सहायता के लिए चीख और चिल्लाता रहेगा। अमेरिका किस मोरल से ताइवान या चाइना की आलोचना करेगा, क्योंकि उसने ऐसा ही कर दिया है। अगर आप कल्पना करिए, अमेरिका दुनिया का गार्जियन बनता है। पहलगांव में भारत में अटैक हुआ, एकदम ये बात लगभग ओपन फैक्ट है कि इसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट और ISI का हाथ है, क्लियर कट। लेकिन और तो और छोड़िए,
अगर इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशन करके पाकिस्तान से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या किसी हुक्मरान को उठा लिया होता इसी तरह, तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होती? नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश में दिन दहाड़े जिस तरह से कुछ इंडियन हिंदू को निशाना बनाकर उसको रस्सी से लटकाकर पेड़ में टांग दिया गया, अगर भारत इसी तरह का डिसीजन लेता तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होती? अगर व्लादिमीर पुतिन रातों रात हमला करके और इसी तरह बेडरूम से अगर व्लादिमीर जेलेंस्की को अगर उठा ले तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? और अगर ताइवान के प्रेसिडेंट को चाइना उठवा के बीजिंग में मंगवा ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो अगर वह अपने आप को दुनिया का गार्जियन समझता है तो किस हैसियत से समझता है, वो खुद कितना रेस्पॉन्सिबल है, और उसने एक गलत एक कह सकते हैं कि एक गलत ट्रेडिशन को उसने एस्टेब्लिश किया है। अब हमें डर है कि ताइवान पर चाइना का एग्रेसिवनेस और भी बढ़ जाएगा और यूक्रेन पर रूस का एग्रेसिवनेस और भी बढ़ जाएगा और यह उनकी आक्रामकता और भी बढ़ेगी। यह दुनिया के लिए एक बड़ा ही अपशकुन सूचक है। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स में आज इतना ही आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वह जो दृश्य मैंने देखा तो मैं खुद ही बहुत बेचैन हुआ उसे देखकर। कुछ भी हो, बट आफ्टर ऑल ही इज the so-called, and you can say after all he is a president of an independent nation। आखिर वेस्टफेलिया की व्यवस्था का क्या, राष्ट्रीय राज्य की स्वतंत्रता का क्या, अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स का क्या, तो फिर ये ऐसा क्यों? तो आज मैं यही रुकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।